Hey guys, we were doing chapter number 2 of civics, federalism, and we were doing topic what is federalism. हमने अभी तक पढ़ा है what is federalism. ये कुछ पोर्शन था जो रह गया था. We'll just cover this and then we'll start with next topic. तो देखो फेडरलिज्म में क्या होता है कि एक बैलेंस चाहिए होता है, प्रॉपर बैलेंस चाहिए हमें, राइट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स के बीच में. तो बैलेंस जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, हिस्टोरिकल कि किस तरीके से जो फेडरेशन है, जो कंट्रीज़ हैं, किस तरीके से बनी हैं, राइट. सो देर आर दो टाइप्स ऑफ रूट्स. तो दो तरीके के रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी फेडरेशंस कंट्रीज़ बनती हैं. तो पहला रूट होता है जिसमें दो जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आके एक कंट्री बना रही हैं. दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ एक साथ मिलके एक कंट्री बना रही हैं और उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस. तो ये हमारी जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये हैं. यहाँ पे क्या है कि हर एक स्टेट की ना इक्वल पावर है और स्ट्रॉन्ग है बहुत इन कंपैरिजन टू फेडरल गवर्नमेंट. तो फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बेसिकली जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्टेट्स जो हैं वो एक्शंस ले सकती हैं. ऑल राइट. एंड जो हमारा सेकंड रूट आता है दैट इज़ जिसमें एक बड़ी कंट्री है, उसमें डिवीजन हो रहा है पावर्स का. अलग अलग स्टेट्स में पावर्स डिवाइड करे जा रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स हैं. लाइक इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस जो एक कंट्री को होल्ड करके रखती हैं पावर्स को डिवाइड करके. लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर्स ज़्यादा होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी पावर्स कम होती हैं. यही इसमें गिवन है. उसमें हमारी स्टेट की जो पावर्स है वो ज़्यादा हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती हैं इफ़ दे वांट टू टेक. यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ बाउंडेशंस स्टेट्स की होती है कि कुछ चीज़ों में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है या पूछना पड़ता है. सो ये छोटा सा डिफरेंस है. अगर हमें बैलेंस क्रिएट करना है पावर्स के बीच में तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप की फेडरेशन है. दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आई है या फिर एक बड़ी कंट्री थी उसमें पावर्स का डिवीजन किया है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी अपनी पावर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे पावर्स दी गई हैं, यहाँ पे पहले से ही इनकी इक्वल पावर्स थी और फिर इन्होंने एक साथ एक कंट्री बनाई है. लेकिन डिसाइड क्या किया था, हमारी दोनों की पावर्स इक्वल रहेंगी. इट विल नॉट बी लाइक कि एक की पावर ज़्यादा है एक की कम है, या पूरी सेंट्रल उसमें जाए और उसकी पावर अलग से ज़्यादा बना दे. ऐसा नहीं है, उन स्टेट्स की अपनी इक्वल पावर है. अब हम गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. इंडिया को क्या चीज़ फेडरल बनाती है ये हम इसमें देखने वाले हैं. देखो हमने पहले देखा था छोटी कंट्रीज़ को, बेल्जियम और श्रीलंका को, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी और डाइवर्सिटी को मैनेज किया. ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द कंट्री, हमारी जैसी कंट्री के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए जिसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, रीजन्स हैं, कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमारी कंट्री में है. सो हम उसके लिए पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद. ठीक है, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद जो बहुत सारी प्रिंस, राजा महाराजाओं के द्वारा जो स्टेट्स चलाई जा रही थी वो जो है इंडिया हमारी कंट्री का पार्ट बनी. फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का उसको एज यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया गया. सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है इंडिया को एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स जो है मिलके एक स्टेट बनी थी. ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स मिलके एक स्टेट बनी थी. सो ये जो वर्ड फेडरेशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. द यूनियन इज इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. लेकिन जो हमारा जो यूनियन का जो बेसिक फंडा है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फेडरलिज्म. हमारी पूरी कंट्री फेडरलिज्म के बेसिस पे ही चलती आई है. ठीक है, सो लेट अस अभी हम 7 फीचर्स जो हमने पढ़े थे फेडरलिज्म के उसको वापस फिर से देखते हैं. सो हमने जो है
हम देख सकते हैं कि ये सारे फीचर्स जो हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में आते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओरिजिनली उसमें 2 टायर सिस्टम था, कि मतलब 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे, सेंट्रल दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर बाद में जो है हमारा 3rd टायर आया फेडरल, जो कि है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। ये 3rd टायर है ऑफ फेडरलिज्म। ऑल राइट, सो एज इन फेडरेशंस दीज डिफरेंट टायर्स एन्जॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शंस। तो इन तीनों ही जो ये टायर्स हैं ये अपनी अलग अलग जुरिस्डिक्शन पावर्स को एन्जॉय करते हैं, इनकी अलग पावर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि ये पावर्स हमारी पंचायत की हैं, ये हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हैं, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। सो all the powers in the constitution are separately mentioned. Authority is given to each level of government, each tier of government. So constitution जो है clearly provide करता है थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर्स दी हुई है यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब हम 3 लिस्ट पढ़ेंगे जिसमें पावर्स दी हुई हैं। तो देखो जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सब्जेक्ट्स को जो है, इन इश्यूज़ को देखता है। डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये जो 5 अफेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 या 5 अफेयर्स हैं, 5 इश्यूज़ हैं, ये कौन टैकल करता है, हमारा यूनियन गवर्नमेंट इसको देखती है। फिर हमारी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो इश्यूज़ मैंशनड है, सब्जेक्ट मैंशनड है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैकल करती है। कौन से हैं, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये हमारे मेन हैं। तो इसमें सिर्फ जो है लॉज कौन बना सकता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसमें क्या उसमें क्या होता है कि उसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही एक्शंस ले सकते हैं। कौन से होते हैं ये ज़रूर याद रखना, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शंस एंड सक्सेशंस, इन पे जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन मान लो बाय चांस यूनियन गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स निकाल दिए और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स निकाल दिए, तो किसके लागू होंगे, हमारे यूनियन गवर्नमेंट के, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट उससे कम पावरफुल है, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो लॉज मानने पड़ेंगे। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। तो उन सब्जेक्ट्स का हम क्या करें, तो ऐसे सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रखा है इसमें, और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। और इन पे जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट एक्शन लेती है। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ही इन पे एक्शन लेके कुछ वर्क कर सकती है। अब क्योंकि हमारी फेडरेशन कैसी है, होल्डिंग टुगेदर वाली, हमने पढ़ी थी ना अभी पीछे, तो होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि सब स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है। तो अब कुछ स्टेट्स जो हैं उनके पास ज़्यादा पावर है और कुछ स्टेट्स के पास कम पावर है। लाइक यहाँ पे इन्होंने जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दिया हुआ है। गाइज ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, तो इसमें अभी ये चेंज नहीं हो रखा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट नहीं रहा, वो क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। राइट, सो जम्मू कश्मीर की का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें जो है बहुत सारे जो रूल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कुछ रूल्स जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते हैं। सो बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं और दूसरी ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जिनमें अप्लाई नहीं होते। ठीक है, सो इंडियंस जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं जम्मू कश्मीर के, तो वो वहाँ पे घर नहीं खरीद सकते, ना ही रेंट पे ले सकते हैं, तो मतलब वो वहाँ पे खरीद नहीं सकते हैं घर। सो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के भी कुछ ऐसे ही प्रोविजंस हैं। ठीक है, सो तो हर एक स्टेट का जो महत्व है या जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब कुछ स्टेट्स गाइज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही कम पावर्स हैं,
उन स्टेट्स के पास, उन यूनियन टेरिटरीज़ के पास। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, इसलिए। और उनको हम किसी दूसरी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, तो ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं और इनकी बहुत ही कम पावर्स हैं। एंड दिस इज, तो इनके ऊपर जो टेरिटरीज जो स्टेट नहीं है, मतलब यूनियन टेरिटरीज़ के लिए जो स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, वो कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी स्पेशल पावर्स हैं कि वो ही सारे एक्शंस लेते हैं रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरीज। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये शेयरिंग है पावर की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ऐसे पावर शेयर करी जाती है इंडिया में एटलीस्ट। ठीक है, सो इसको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, इस अरेंजमेंट को, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को वी कैन नॉट चेंज इजीली। पार्लियामेंट अपने आप से कोई चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए पहले दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा में जो है पास करना पड़ेगा बिल को एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू, और फिर जो है उसको रेटिफाई किया जाता है बाय लेजिस्लेचर एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स, कि मतलब पूरी जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में उसमें से हाफ स्टेट्स जो हैं अगर मंजूरी दे रही हैं तभी वो चेंजेस आएंगे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, अदरवाइज नहीं आएंगे। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच इज़ मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जुडिशरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो प्रॉपर चेक करता है। कौन चेक करता है? जुडिशरी। अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है, कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड, तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो डिसीजन सुनाते हैं अपना, वो इस चीज़ का निपटारा करते हैं। ठीक है, सो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनके पास पावर होती है किस चीज़ की? उनके पास पावर है रिसोर्सेज रेज करने की, पैसा, मनी को बढ़ाने की, रेज करने की। कैसे? बढ़ाना नहीं, मतलब वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, कि वो आगे वर्क कर सके प्रॉपरली, टैक्सेस दे लेके हमारे ऊपर, आम जनता के ऊपर वो टैक्स लगाते हैं, गुड्स पे लगाते हैं, हमारी सैलरी पे लगाते हैं, हर चीज़ पे ही लगाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सो वो टैक्सेस चार्ज करते हैं, उसी से ही गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, स्टेट की भी और सेंट्रल की भी। एंड सो दैट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो भी रोड्स बनाने, जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो हमारे ही पैसे से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ना। सो दिस इज़ द रीज़न वी हैव टू पे टैक्स। सो दिस वॉज इट गाइज, आज ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई विल बी कमिंग विद नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।